आपने ठेके पर खड़ंजा नाला बनते हुए देखा होगा, सड़क बनते हुए भी देखा होगा, ठेके पर मकान बनते हुए भी देखा होगा, ठेके पर बहुत सारे काम होते हुए देखा होगा, सुना होगा। मगर क्या आपने कभी सुना है कि ठेके पर न्याय भी मिलने लगे? हाँ, ये जरूर है कि वकील लोग न्याय दिलाने का ठेका ले लेते हैं, लेकिन न्याय देने वाला ठेके पर हो, यह आपने कभी नहीं सुना होगा। और सुनेंगे भी कैसे? न्यायपालिका के भीतर असल अमृतकाल तो अब आया है। जी हाँ, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की देखरेख में ऐसा लग रहा है कि भारत की न्यायपालिका नई ऊंचाइयों को छू के ही मानेगी। न्यायपालिका के भीतर मोदी इफेक्ट इस कदर घुस गया है कि अब अन्य सरकारी नौकरियों में ही नहीं, न्यायपालिका में जज भी ठेके पर रखे जाने की व्यवस्था दिखने लगी है। आपने देखा है, तमाम भाजपाई राज्यों में परमानेंट नौकरी देने की बजाय आउटसोर्स यानी ठेके पर कर्मचारी रखे जाने लगे। हमारे विश्व गुरु ने देश में ठेके वाले सैनिक भी तैयार करना शुरू कर दिया, 4 साल वाला अग्निवीर। यहां तक कि मंत्रालयों में देश के आईएएस को बाईपास करके बड़े बड़े कॉरपोरेटों के कथित दलालों को लेटरल एंट्री के नाम पर जगह दी गई। और अब ऐसा लगता है कि उन्हीं विश्वगुरु से ज्ञान लेकर न्यायपालिका के भीतर भी ठेके पर जज लगाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और आप तो जानते हैं, जो लोग ठेके पर नौकरी करते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं होती। सवाल है कि जो जज कथित ठेके पर लाए जाएंगे उनकी क्या जवाबदेही होगी, और ये जज देश के लिए लाए जा रहे हैं या फिर लाने के पीछे भी कोई अलग प्लानिंग है? सुविधाएं तो इनको सब परमानेंट वाली मिलेंगी, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी का क्या? जी हाँ, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 5 रिटायर्ड जजों का नाम अपॉइंटमेंट के लिए भेजा गया। अब इसे लेकर वहां की बार एसोसिएशन ने बेहद गंभीर आपत्ति जताया है। देश के राष्ट्रपति से लेकर भारत के चीफ जस्टिस और केंद्रीय कानून मंत्री तक को पत्र भेजा है, और इस पत्र में इन 5 जजों के रिकमेंडेशन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। दावा किया गया है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन 5 जजों को लाया जा रहा है वो काम करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास बताता है कि ये कर नहीं पाएंगे, इनसे ना हो पाएगा। पत्र में क्या क्या लिखा है सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन बात केवल इस एक पत्र की नहीं है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या अब देश की न्यायपालिका ठेके पर चलने वाली है? क्या जुडिशरी भाजपाई सिस्टम को फॉलो करने लगी है? क्या ठेके पर जज लगा के संगठित लूट करने का कोई माध्यम तो नहीं बनाया जा रहा? क्या सेवा के दौरान जजों से विशेष लाभ लेने के लिए एक नया रास्ता बनाया जा रहा है? यह मसला बड़ा गंभीर है। पहले से हाँफ रही भारत की जुडिशरी के भीतर ये जो एक नई प्रथा शुरू की जा रही है, पूरी कहानी सुनकर आपकी खोपड़ियां चकरा जाएगी। और पूरा मसला तभी समझ में आएगा जब ध्यान से एक एक शब्द को आखिर तक सुनेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में क्या क्या लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के नए एक्शन से कितनी गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं, इन सभी मामलों पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि लोकहित इंडिया की गाड़ी भी चलती रहे। अब आगे की बातों को कान और ध्यान दोनों लगाकर सुनते जाइए। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 5 रिटायर्ड जजों के नाम सुझाए गए, और ये काम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किया। यानी देश की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 पूर्व न्यायाधीशों को एडहॉक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 224A कहता है कि किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी पूर्व हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज के रूप में पद दे सकता है लंबित मामलों को निपटाने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 5 पूर्व जजों का नाम रिकमेंड किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हामी भर दी। यह प्रावधान बहुत ही असाधारण स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है और अब तक पूरे देश में बहुत ही कम बार हुआ है, नाम मात्र का। मगर अमृतकाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में मंजूरी भी मिल गई है। अब इन 5 नामों को लेकर और इस नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं, आपत्ति जताया है। भारत की राष्ट्रपति, केंद्रीय कानून मंत्री और चीफ जस्टिस सूर्यकांत तक को आधिकारिक पत्र लिखा गया है और 2-2 साल के लिए इन 5 पूर्व जजों को फिर से कुर्सी पर बिठाने का विरोध किया है। कहा है कि इनके चयन की प्रक्रिया का कुछ अतः पता नहीं है, यानी अचानक से किसी को भी चुन लिया गया, जबकि जजों को चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि आपको हाईकोर्ट में मामलों के निपटारे के लिए जज नियुक्त करना था तो योग्यता को ढूंढा जाना चाहिए था। जिन लोगों के भीतर ऐसी योग्यता हो कि अधिक से अधिक मामलों को निपटा सकें, उनको चुना जाना चाहिए था। लेकिन आपने जिन्हें चुना है उनके भीतर ऐसी कोई योग्यता ही नजर नहीं आती कि वो तेजी से मामलों का निपटारा कर सकते हैं। इस पत्र में बाकायदा आंकड़े भी दिए गए हैं। बताया गया है कि पूर्व जस्टिस मोहम्मद असलम ने 2021 से 2023 के बीच केवल 46 फैसले सुनाए। जस्टिस रेणु अग्रवाल ने
2022 से 24 के बीच केवल 73 फैसले सुनाए। जस्टिस ज्योत्सना शर्मा ने 2022 से 2025 के बीच मात्र 93 फैसले सुनाए और जस्टिस सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी ने 2021 से 25 के बीच मात्र 151 फैसले सुनाए। यानी इस पत्र के अनुसार 5 में से 4 जज कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही कम संख्या में फैसले सुनाए हैं। जो मामले इंटरनेट पर उपलब्ध हैं उनके अनुसार जब वो सेवा में थे, जज के रूप में काम कर रहे थे, यानी जब वो परमानेंट जज के रूप में थे, तब तो उन्होंने बहुत स्पीड में मामलों को निपटाया नहीं। अब आप उन्हें रिटायरमेंट के बाद कुर्सी दे रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि वो हाई कोर्ट के बोझ को हल्का करेंगे। तो आखिर कैसे करेंगे? कौन सी घुट्टी पिला दी जाएगी? आप दर्शक ही सोचिए। पहला सवाल यह है कि किस हिसाब से ये 5 नाम चुने गए, किसी को नहीं पता। अंग्रेजी में पिक्ड आउट ऑफ द ब्लू लिखा गया है, यानी अचानक से कहीं से किसी को भी उठा लिया। उठाने का तरीका क्या था नहीं पता। दूसरा ये कि जिस उद्देश्य के लिए इन्हें लाया जा रहा है, इतिहास बताता है कि ये उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब हाई कोर्ट में वैकेंसी खाली है तो आप परमानेंट अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते, यानी नियमित तरीके से नई नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा होता कि पोस्ट खाली नहीं है, काम ज्यादा है, तब रिटायर्ड जजों को इस तरह से लाया जाता तो बात समझ में आती। लेकिन एक तरफ पद खाली है, वहां नियुक्तियां न करके आप रिटायर्ड जजों को फिर से 2-2 साल के लिए बिठा रहे हैं। इसकी वजह से जो अन्य अनुभवी लोग हैं, जो नई प्रतिभाएं हैं, उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा। वो बेचारे देखते ही रह जाएंगे और जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको मौका मिलता रहेगा। अब ये तो वो बातें हैं जो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 5 जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर निकली हैं, यानी उनके रिकमेंडेशन को लेकर सवाल पैदा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट तक सीमित नहीं है। देश भर की तमाम हाईकोर्ट में जजों की पोस्ट खाली है, नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में 22 जजों की नियुक्ति की गई। तो इतनी जल्दी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि 5 रिटायर्ड लोगों को लाया जा रहा है? और अगर इमरजेंसी आ ही गई है तो फिर परमानेंट जज क्यों नहीं लगाते, खाली पदों को क्यों नहीं भरते? और एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सदस्य हैं, तो यहां से 5 नामों को भेजा गया है। उधर खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से भी 2 जजों को लाने की तैयारी है। वहां से जस्टिस सूर्यकांत आते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जो मिलार्ड जिस हाईकोर्ट से संबंधित है वहीं से लोगों को लाया जा रहा है। ये खेला क्या चल रहा है? देश में इतने सारे हाईकोर्ट है, वहां से क्यों नहीं हुआ? शुरुआत इलाहाबाद से ही क्यों हुई? सवाल है कि क्या ये नई परंपरा शुरू की जा रही है? जिस तरीके से तमाम भाजपाई सरकारें परमानेंट नौकरी देने की बजाय ठेके पर कर्मचारियों को लगा रही हैं, आउटसोर्स कर रही हैं, और आउटसोर्सिंग में कितना लंबा चौड़ा कथित घोटाला होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमने देश भर में सरकारी विभागों में ठेके का कर्मचारी देख लिए, देश की सेना में ठेके वाला सैनिक देख लिया, तो क्या अब देश भर में ठेके वाले जज भी लगाए जाएंगे? आखिर ये एक तरीके से ठेका ही तो है। कोई जज जब स्थायी होता है तो उसकी बहुत सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी होती है। किसी को 2 साल के लिए कुर्सी दे दी गई, उसने गड़बड़ किया, तो जब तक आरोप लगेगा, जांच होगी, सुनवाई होगी, समिति गठित होगी, तब तक उसका ठेका वाला कार्यक्रम में पूरा हो जाएगा। और यदि नहीं भी हुआ तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो एक बार पूरी सर्विस कर चुका है, उससे कोई असर नहीं होता। कि जो लोग इस तरह से कथित रूप से लेटरल एंट्री के माध्यम से लगाए जाएंगे या ठेके के रूप में लगाए जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद क्या उनके ऊपर भी इंपीचमेंट की कार्रवाई हो सकती है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर ये न्यायपालिका की भलाई के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है, तो परमानेंट जज क्यों नहीं लगाए जा रहे, जबकि पद खाली हैं? प्रमोशन के लिए भी पद खाली हैं और वकीलों के माध्यम से जज बनाने के पद भी खाली हैं। वकील भी बेचारे बैठे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं टुकुर टुकुर कि हमहू को मौका मिले। लेकिन यहाँ जिनको मौका पहले से मिल चुका है उन्हीं को दोबारा मौका दिया जा रहा है। कहीं इसके पीछे कोई गुप्त और विशेष कारण तो नहीं है कि अपनी मर्जी और अपने पसंद के लोगों को लाइए, 2 साल 3 साल उनसे अपनी मर्जी से काम करवाइए, अपना सारा काम सेट करवा लीजिए? क्योंकि अगर उद्देश्य देश की जनता होता और जनता के लिए न्याय होता तो पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ ये नियुक्तियां की जाती। अगर मामलों को निपटाने का टारगेट पूरा करना होता तो ऐसे जज लगाए जाते जिन्होंने इतिहास में बहुत तेजी से मामलों को निपटाए हैं। तो सवाल यहीं से पैदा होता है कि कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से शुरुआत करके पूरे देश में सत्ता, कारपोरेट और कुछ अन्य लोग मिलकर अपनी अपनी गोटी तो नहीं सेट कर रहे हैं? आखिर जब तमाम हाईकोर्ट में जजों के पद खाली हैं, देश भर में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में काबिल वकील हैं, प्रमोशन के माध्यम से भी जज बनने के लिए लोग बैठे हुए हैं, तो फिर रिटायर्ड लोगों को अपॉइंट करने का तर्क क्या बनता है? आखिर सत्ता और सुप्रीम कोर्ट के पास किस चीज की कमी है? हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने किस आधार पर, किस कारण रिटायर्ड जजों को इस तरह से नियुक्ति देने का फैसला किया? मूल सवाल वही है कि क्या देश भर में ठेके पर जज लगाने की नई प्लानिंग हो रही है लेटरल एंट्री के माध्यम से? और याद करिए, मैंने साल 2022 के आसपास ही कई बार
तमाम वीडियोज में दिखाया था। बताया था कि कैसे मोदी सत्ता ने जिन भी मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के माध्यम से अधिकारी बैठाए, उनसे संबंधित तमाम सरकारी कंपनियों को कथित रूप से सेठों के लिए लूटने के लिए खोल दिया गया। इसे ऐसे समझिए कि आपकी मिठाई की दुकान है और आपके रिश्तेदार का बचवा दुकान पर आ गया, आपसे मिठाई मांगे तो आप कहें कि अरे अरे बचवा, तुम्हें क्या मिठाई दूं मैं, आओ काउंटर के भीतर आओ, तुम्हें जो मिठाई चाहिए अपनी मर्जी से चुन के खाओ। मोदी सत्ता पर ऐसा ही करने का आरोप लगा था कि लेटरल एंट्री के माध्यम से बड़े बड़े सेठों यानी कारपोरेट के लोगों यानी उनके दलालों को मंत्रालयों में घुसाया गया ताकि वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से देश की संपत्ति चुन सकें। इस तरह के आरोप लगातार देखने को मिले। तो सवाल यह है कि क्या वैसी ही कोई व्यवस्था भारत की जुडिशरी में भी लगाने की शुरुआत हो रही है? कहीं यह किसी संगठित लूट का हिस्सा तो नहीं? क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि अब हम जज भी ठेके पर लगाएंगे? 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जो रिटायर हो चुके हैं, जो नई उम्र के हैं, ऊर्जावान हैं, क्षमतावान हैं, उन्हें छोड़कर जो रिटायर हो चुके हैं और जिनका इतिहास भी ठीक नहीं है, उन्हें फिर से जज बनाया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि अब तक तो हमने देखा था जज की कुर्सी पर बैठकर तमाम जजों ने मोदी सत्ता को खुश करने वाले फैसले दिए, बार बार भाजपाई सरकारों को मदद पहुंचाने और फिर बचाने के फैसले दिए, या फिर बचाने के लिए फैसला ही नहीं दिया, मामले को टालते रहे। और लगभग सभी को यानी जिन जजों ने मोदी सत्ता को लाभ पहुंचाया, सेठों को लाभ पहुंचाया अपने फैसलों के माध्यम से, अपनी कुर्सी के माध्यम से, उनमें से लगभग सभी को रिटायरमेंट के बाद इनाम मिला। अलग अलग ट्रिब्यूनल में इन लोगों को जगह दी गई, किसी को राज्यसभा की कुर्सी भी मिली, किसी के परिवार वालों को लाभ मिला। जस्टिस अरुण मिश्रा से लेकर सदाशिवम गोगोई जैसे तमाम नाम हैं जो हमने कई बार आपको बताए हैं, और यह भी बताया है कि किसको कितने दिन बाद कहां पर पोस्टिंग मिली। अब सवाल यह है कि क्या कुर्सी पर बैठे जजों को लुभाने का, ललचाने का ये एक नया तरीका बनाया जा रहा है कि अगर आप हमारे लिए कुछ करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद भी आपको 2-3 साल की सर्विस मिल जाएगी? क्या ये एक नया सिस्टम तैयार हो रहा है? कहां तो ये होना चाहिए कि अगर आप बेहतर से बेहतर काम करेंगे तो आपको मौका मिलेगा, मगर क्या वो बेहतर काम सत्ता और सिस्टम को लुभाने का बन गया है? यानी पहले सरकार का पक्ष लीजिए, सरकार को खुश करिए और फिर सरकार और सिस्टम में बैठे लोग आपको रीअपॉइंटमेंट देंगे। इलाहाबाद में जो हुआ है उसके बाद से एक चर्चा और चल पड़ी है। कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत 28 जून से पहले ज्यादा से ज्यादा हाईकोर्ट जजों को यानी अपनी मर्जी वालों को बिठा लेना चाहते हैं, क्योंकि 28 जून को सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर कॉलेजियम में एक जज रिटायर हो जाएंगे और उनके रिटायर होते ही जस्टिस नागरत्ना 3 मेंबर कॉलेजियम में शामिल हो जाएंगी और 3 मेंबर कॉलेजियम ही हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। और जस्टिस नागरत्ना को तो आप जानते ही हैं, वो सबका सारा खेल देख रही हैं और उन्होंने हर बार अपनी तटस्थता को साबित किया है। तो चर्चा यही है कि आए दिन भाजपाई महफिल में नजर आने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत का प्रयास है कि मई महीने तक ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां कर ली जाएं, चाहे भले ही रिटायर्ड जजों को ही क्यों न लेना पड़े, लगाना पड़े। आपको याद होगा जब पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंचोली को देश भर के 56 सीनियर जजों को बाईपास करते हुए सुप्रीम कोर्ट लाया गया तो 5 जजों की कॉलेजियम में से जस्टिस नागरत्ना अकेली थीं जिन्होंने आपत्ति जताई। आज तक ये सवाल अधूरा है कि आखिर जस्टिस पंचोली के भीतर ऐसी कौन सी विशेष काबिलियत थी कि उन्हें 56 जजों के ऊपर रख दिया गया। इन सारी चीजों को देखकर एक बात और समझ में आती है, यानी सवाल पैदा होता है कि जस्टिस सूर्यकांत के आने के बाद भारत की न्यायपालिका में बहुत कुछ नया नया होने लगा है। भारत के इतिहास में शायद ही किसी चीफ जस्टिस ने भाजपाई लोगों के कार्यक्रमों में इतना डिनर किया हो। ऐसा लग रहा है कि हर एक भाजपाई मुख्यमंत्री के साथ, मंत्री के साथ साहेब डिनर करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं ताकि कोई तोड़ न पाए भविष्य में। इतिहास में तो है नहीं, हुजूर हर शनिवार रविवार लगभग किसी न किसी भाजपाई के साथ नजर आ जाते हैं। एसआईआर को लेकर इन्होंने जो किया है वो ऐतिहासिक है। आप देखिए पूरा सिस्टम में पलट दिया। हुजूर के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से लगभग सारी चीजें सत्ता के पक्ष में यानी भाजपाई सत्ता के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। हालांकि ये पूरे अमृतकाल में चला है, लेकिन अब तो एक तरफा हो गया है। और जब सत्ता का नाम आता है तो सेठ अडानी को कैसे भूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पिछले कुछ महीनों में लगातार सेठ अडानी को कथित लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे ऐसे तमाम फैसले जहां पर सेठ को फायदा ही फायदा दिखता है। जस्टिस सूर्यकांत के कार्यकाल में ही हमने देखा कि देश के एक बड़े राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री को खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा। जस्टिस पंचोली का केस आपने देखा ही है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत देश के सारे तीर्थ पंचोली साहब के साथ ही करते हैं। वैसे अच्छा है,
जस्टिस सूर्यकांत के समय में ही हमने देखा कि महिलाओं के मामले में आरोपी लोगों को भी जज बनने का या फिर बड़ा जज बनने का अवसर मिलता रहता है। मध्य प्रदेश के गुप्ता जी हो चाहे हरियाणा वाले एसपी सिंह साहब, कैसे कैसे आरोप इन लोगों पर लगे थे, मगर मिला क्या? प्रमोशन। उधर हाल ही में किसी कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने कह दिया कि झारखंड में पिछले 7 साल से कोई हाईकोर्ट जज नहीं लगा। सवाल है कि काहे नहीं लगा? क्या झारखंड में कोई योग्य वकील नहीं है? क्या प्रमोशन के माध्यम से भी कोई जज बनने के लायक नहीं मिल रहा? या फिर झारखंड का केस कुछ अलग है? क्योंकि झारखंड प्राकृतिक रूप से धनी राज्य है। यहाँ देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट का बहुत सारा इंटरेस्ट है। आदिवासियों की जमीन से लेकर खनिज, जंगल, कोयला सब कुछ है। तो क्या देश की संपत्ति को खुले तौर पर लूटने और लूटने वालों को बचाने के लिए वहां ईमानदार जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है? और जिनके नाम रिकमेंड किए जा रहे हैं उनके खिलाफ झारखंड के वकील विरोध में आ जाते हैं। बाहर से लोगों को बुलाकर जज बनाने की कोशिश की जाती है कथित रूप से। पिछले साल झारखंड हाईकोर्ट के वकीलों ने चीफ जस्टिस रामचंद्र राव, जस्टिस सुजीत नारायण और जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय के कोर्ट का बहिष्कार कर दिया। उनके कार्यालयों में जाने से मना कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों को झारखंड हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। वकील नाराज हो गए। सवाल है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्या झारखंड हाईकोर्ट में काबिल वकील नहीं है? क्या झारखंड राज्य में प्रमोशन के माध्यम से हाईकोर्ट भेजने के लिए जज नहीं है? आखिर रिक्तियां पड़ी हुई क्यों है? आखिर कारण क्या है? क्या वहां ईमानदार व्यक्ति को कुर्सी पर नहीं बिठाना है, या फिर वहां विपक्ष की सरकार है तो बात नहीं बन पा रही है? क्योंकि अगर राज्य के मुख्यमंत्री और खुफिया विभाग ने आपत्ति लगा दिया तो मामला रुक जाता है। जरा सोचिए, देश का सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर चिंता व्यक्त करता है कि झारखंड में पिछले इतने साल से जज की नियुक्ति नहीं हुई, नए जजों की नियुक्ति नहीं हुई, मगर ये नहीं पूछते, ये नहीं बताते कि क्यों नहीं हुई, कारण क्या है। सवाल ये भी है कि क्या अब ये बात इसलिए याद आ रही है क्योंकि हर जगह ठेके वाले जज लगाने की नई शुरुआत करनी है? देश के मंत्रालयों में हमने लेटरल एंट्री और उसका परिणाम देख लिया है। कहा गया था कि देश की जो सबसे विशेष काबिलियत वाली प्रतिभाएं हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए, देश की प्रगति में हाथ बटाने का, उनके ज्ञान, उनके अनुभव का लाभ देश को मिलना चाहिए। मगर देखिए 12 सालों में, अमृतकाल में उस लेटरल एंट्री और कॉर्पोरेट के लोगों का देश को कितना लाभ मिला? हर तरफ प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ सेठों के हाथों में गया, उनकी जेब में गया। और लेटरल एंट्री की बात जब से आई थी तभी से यह सवाल उठ गया था कि ये सीधे सीधे देश की संपत्ति कॉर्पोरेट के हाथों में सौंपने का प्लान नजर आता है, और वही हुआ जिसका डर था। परंतु अब तो कहानी नए लेवल पर पहुंच गई है। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो यही बचा है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी एडहॉक पर रख लिए जाएं। वैसे कहने वाले तो कहते ही हैं कि कुर्सी पर बैठा कोई और है लेकिन उसको चलाता कोई और है, मगर कम से कम कहने के लिए तो ऐसा नहीं है। अब सवाल आप जनता से है कि हाई कोर्ट में जब रिक्तियां हैं फिर भी फ्रेश अपॉइंटमेंट न करके, तो यानी परमानेंट जज न लगाकर रिटायर हुए लोगों को 2 साल 3 साल के लिए बिठाने का लक्ष्य क्या हो सकता है? वो भी ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जिन्होंने सेवा में रहते हुए बहुत तेजी से मामलों को नहीं निपटाया, और अब रिटायरमेंट के बाद उनसे उम्मीद की जाती है कि तेजी से मामलों को निपटाएंगे। क्या आप सबको इसमें संदेह नजर नहीं आता? आपको नहीं लगता कि अब न्याय व्यवस्था को भी ठेके पर देने की तैयारी चल रही है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद देश भर में ऐसा ही देखने को मिलेगा? क्योंकि जब मंत्रालयों में लेटरल एंट्री की गई तब भी कहा गया कि विशेष काबिलियत वाले लोगों को लाया जाएगा, लेकिन उनकी विशेष काबिलियत क्या थी वो किसी को नहीं पता। उनकी विशेष काबिलियत से देश को क्या मिला? नुकसान। फायदा मिला तो केवल सेठों को। तो सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका के माध्यम से भी वही सब कुछ करवाने का जुगाड़ सेट किया जा रहा है? कुछ विशेष लोगों के लिए विशेष लाभ पहुंचाने के लिए तो ऐसा नहीं हो रहा। इन सभी सवालों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।